हेलो एवरीवन, माय नेम इज आधार जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द लीगल बेंच बार। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन, ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, किस ज्यूरिस्ट ने कैसी डेफिनेशन दी है, क्या बोला है और उनको कैसे याद करना है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देन उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वेरियस सोर्सेज क्या है इंटरनेशनल लॉ की। देन हम देखेंगे थ्योरीज, जो रिलेशनशिप है बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ, वो हम देखने वाले हैं। जो भी थ्योरीज हैं आपकी, मोनेस्टिक थ्योरी, स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी और भी काफी थ्योरीज है, वो हम वहां पर आज बात करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरनेशनल लॉ जो है, सबसे पहले ये वर्ड किसने इसको यूज किया, तो जेरेमी बेंथम है। 1780 में इन्होंने इस वर्ड को यूज किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देन अगर हम बात करें इंटरनेशनल लॉ के फादर कौन है, तो ह्यूगो ग्रोशियस को फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि पहला कि किसने यूज किया है, जेरेमी बेंथम ने 1780 में, और फादर कौन है इंटरनेशनल लॉ के, तो ह्यूगो ग्रोशियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन दी है कि इंटरनेशनल लॉ अगर बात की जाए तो क्या है। इंटरनेशनल लॉ इज द लॉ ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ स्टेट्स, मतलब जो कंडक्ट होते हैं नेशन के, स्टेट्स के आपस में जो रिलेशन होते हैं, उससे डील करता है आपका इंटरनेशनल लॉ। एंड इट ऑल्सो डील्स विद इंडिविजुअल्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और अदर लीगल एंटिटीज, इनसे भी ये डील करता है। चलिए अब जाते हैं आपकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या बोलती है इंटरनेशनल लॉ की। ये डिस्क्राइब करती है इंटरनेशनल लॉ को एज ऑपरेटिंग अमंग स्टेट्स ओनली। अब आप यहां पर देखेंगे क्या बात कर रही है, सिर्फ स्टेट्स के बीच में जो रिलेशन हो रहा है उसको इंटरनेशनल लॉ कहा जा रहा है। यहां पर क्या इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, ना ही यहां पर इंडिविजुअल्स की बात हुई है, ना ही मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की बात हुई है, ना ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो है सिर्फ स्टेट्स के बारे में बात करता है, ना कि कोई इंडिविजुअल, ना मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। चलिए अब ओपिनम ने क्या डेफिनेशन दी, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल ओपिनम, इन्होंने क्या बोला, ये आपको याद भी करना है किसने क्या बोला है। इस तरीके के क्वेश्चंस काफी देखने को मिलते हैं आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में। अब यहां पर इन्होंने प्रोफेसर एल ओपिनम ने बोला कि जो लॉ ऑफ नेशन है या फिर उसको इंटरनेशनल लॉ कह लो, ये नेम है फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स जो कि कंसीडर किए जाते हैं लीगली बाइंडिंग बाय दी सिविलाइज स्टेट्स इन देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। अब सबसे पहले देखो, इसको याद करने की ट्रिक देता हूं कि प्रोफेसर एल ओपिनम ने, आपको सिर्फ ये दो चीजें याद रखनी है कि अगर आप ओ को दो भाग में काट दोगे तो आपको दो सी मिलेंगे, और जो ये दो सी है ना, एक है कस्टमरी के लिए और एक है कन्वेंशनल रूल के लिए। अब समझते हैं कस्टमरी मतलब क्या, कन्वेंशनल रूल मतलब क्या। कस्टमरी मतलब जो चलते हुए आ रहा है, जो स्टेट्स में जैसे चलते हुए अगर कोई प्रथा आ रही है ना, जैसे हम बोलते हैं, आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा तनुवर्ष मनु का, कि हम खानदानी गरीब हैं, है ना, हमारे परदादा भी गरीब गरीब थे, हम भी गरीब हैं, बीच में हमारे सब जो भी है गरीब है, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीच में अमीर हो गए फिर गरीब हो गए। तो ये वो चीज है कस्टमरी। अगर कन्वेंशनल रूल्स की बात करें तो जो भी, अगर दो देशों के बीच में कोई ट्रीटी होती है, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, आपस में वो मान जाते हैं, तो वो कन्वेंशनल रूल जो कि काफी लंबे समय से चलते हुए आ रहे हैं उसको बोला जाता है। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझेंगे। तो प्रोफेसर एल ओपिनम ने क्या बोला, इंटरनेशनल लॉ क्या है, नेम फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी, जो या फिर जो कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स है, जिनको कंसीडर, जो लीगली बाइंडिंग है सिविलाइज स्टेट्स में, उनके बीच में जब वो रिलेशनशिप जो भी इनके बीच में जो होती है, कुछ लेना देना, इस तरीके से कोई भी ट्रीटी वगैरह साइन होती है, तो उसको यहाँ पर इन्होंने बताया है। देन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम समझे अगर इस डेफिनेशन को, कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे जाके आप द लीगल बेंच बार करके भी सर्च कर सकते हैं, तो वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो। ठीक है, चलिए, तो यहां पर इन्होंने बोला कि कस्टमरी कन्वेंशनल रूल्स का मतलब क्या है, तो कस्टमरी रूल्स आर दी रूल्स विच आर स्टेट फॉलोज कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली फॉलो करते हुए आ रहा है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको कस्टमरी रूल्स कहा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, फनी एग्जांपल था बट आप समझ गए होंगे। देन अब इसका एग्जांपल, अगर आपको एक एग्जांपल इंटरनेशनल की लॉ के उसमें ही लें, तो फॉर एग्जांपल श्रीलंका जो है वाटर लेते हुए आ रहा है, पाक स्टेट करके एक जगह है, वहां से बहुत ही लंबे समय से। तो ये हो गया आपका कस्टमरी रूल। वही अगर हम कन्वेंशनल रूल्स की बात करें, तो ये वो रूल्स हैं, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज एक एग्रीमेंट करके अगर एग्री कर जाते हैं कुछ सेट ऑफ रूल्स के लिए, जो कि एक्सेप्टेबल है दोनों को फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको कन्वेंशनल रूल कहेंगे। आई होप अभी आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब ये डेफिनेशन जो है ये मेंशन करती है सिर्फ स्टेट के बारे में, हमने देखा ट्रेडिशनल डेफिनेशन सिर्फ स्टेट के बारे में बात करती है, बट उन और अदर सब्जेक्ट्स का क्या, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात नहीं करती, इंडिविजुअल्स के बारे में यहाँ पर कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है ओपेनम की डेफिनेशन में। और इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था, सिविलाइज स्टेट इन्होंने वर्ड यूज किया गया था, तो एक्स्ट्रा आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब अगर आप बात करें जेएल ब्रायरली ने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि लॉ ऑफ नेशन और इंटरनेशनल लॉ डिफाइन किया गया एज द बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्शन which are binding है upon civilized state in their relation with one another। अब आप देखोगे तो ऑलमोस्ट काफी सिमिलर है, तो इसलिए आपको याद कैसे करना है, एक एक वर्ड पकड़ लो जो डिफरेंट हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो है ये प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, ये आपको याद रखना है किसी भी तरीके से कि ये जेएल ब्रायरली ने कहा। तो जब भी अगर आपसे कहीं पर ऐसी डेफिनेशन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, तो आप वहां पर रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि ये डेफिनेशन जेएल ब्रायरली के द्वारा दी गई है, और जहां पर कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल आ गया तो आपको पता होगा कि ये ओपेनम ने दी है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्शन जो है जेएल ब्रायरली ने दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टॉस्टेन ने भी यहां पर डेफिनेशन दी, इंटरनेशनल लॉ मींस द बॉडी ऑफ रूल्स ऑफ लॉ व्हिच अप्लाई विद इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी और सोसाइटी ऑफ स्टेट्स। जो कि कहां अप्लाई हो रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी और सोसाइटी ऑफ स्टेट्स में जो लॉ अप्लाई हो रहा है, इन्होंने बताया कि इंटरनेशनल लॉ मतलब वो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गैरी ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ और द लॉ ऑफ नेशन इज द नेम ऑफ अ बॉडी ऑफ रूल्स व्हिच अकॉर्डिंग टू देयर यूजुअल डेफिनेशन रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ स्टेट्स इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। जब ये एक दूसरे से डील कर रहे होंगे तो उसमें जो होगा उसको इन्होंने जो भी लॉ अप्लाई होगा, जो डील करेंगे, तो वो गैरी ने कहा कि वो इंटरनेशनल लॉ है। तो इनको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा किस तरीके से याद करना है, किसने क्या कहा है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके, जिससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प हो सकेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अभी तो हमने ट्रेडिशनल डेफिनेशन देखी, अब बात करते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो एज पर जेजी स्टार्क इन्होंने क्या बोला, अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा बताता हूं कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न डेफिनेशन में तो इतना सा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट डेफिनेशन जो है सिमिलर है, चेंज क्या होगा उसमें, ठीक है। बस इतना अंतर है कि जहां पर पहले उन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस को, जो स्टेट को, इंडिविजुअल्स को, जो स्टेट्स को अकेले सिर्फ वहां लिया है ट्रेडिशनल में, मॉडर्न में इन्होंने सब कुछ इंक्लूड किया है, ठीक है। अब जैसे कि ट्रेडिशनल पहले का था, उन्होंने काफी टाइम बोला, अब तो काफी कुछ चेंजेस भी आ गए हैं। तो जो है जेजी स्टार्क ने अपनी डेफिनेशन में बोला कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ रिलेटिंग टू फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और उनके बीच में जो रिलेशंस है एंड देयर रिलेशन विद स्टेट एंड इंडिविजुअल्स, ये सब इन्होंने इंक्लूड कर लिया। बाकी अगर आप रीड करोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बॉडी ऑफ लॉ व्हिच इज कंपोज्ड फॉर इट्स ग्रेटर पार्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड रूल ऑफ कंडक्ट व्हिच स्टेट्स फील देमसेल्व्स बाउंड टू ऑब्जर्व। मतलब कुल मिलाकर वही चीज बोली गई जो कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं, उनके रिलेशन जो ईच अदर के साथ हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट डेफिनेशन सिमिलर है, बस आपको जो डिफरेंस मैंने बताया आपको वो ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट उन्होंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, इंडिविजुअल्स हो गया, यहाँ पर इंक्लूडेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की। वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है अगर यूजीसी नेट की बात करें तो, बट प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हो तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या होता है। अब प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को जो है ना, इस कॉन्सेप्ट को जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ भी कहा जाता है। जनरली हम बात करें, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डिस्क्राइब करता है बॉडी ऑफ लॉ सराउंडिंग विच लॉ गवर्न्स व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिटीजन ऑफ डिफरेंट कंट्री। मान के चलो इंडिया और यूएसए में आपस में जो सिटीजन है उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस पर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होगा क्योंकि वो प्राइवेट ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि व्हेन देयर आर इश्यूज बिटवीन दी लोकल लॉज, ठीक है, अपने अपने नेशन के अलग अलग लॉज होते हैं, तो जो लोकल लॉ है उन नेशन के पर्टेनिंग टू प्राइवेट ट्रांजैक्शंस, तो उन पर प्राइवेट नेशनल लॉ जो है अप्लाई होगा, और इस कॉन्सेप्ट को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए आगे। उसके बाद कुछ यहाँ पर मैंने जो वर्ड्स हैं ये पूछे जाते हैं कि जस्ट जेंशियम मतलब क्या होता है, या जस्ट इंटरजेनेटिस मतलब क्या होता है। तो ये काफी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको भी इंक्लूड कर दिया है कि आपको थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा इस चीज को पढ़ने में। जस्ट जेंशियम मतलब होता है रिफर टू एज लॉ ऑफ नेशन इन लैटिन, ठीक है। इसको कंसीडर किया जाता है वो सेट ऑफ रूल्स, वो जो पोर्शन ऑफ लॉ होता है उसके जो सेट ऑफ रूल जो कि म्यूचुअली गवर्न करते हैं रिलेशनशिप दो नेशन के बीच में। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये फॉर्म नहीं करते पार्ट ऑफ अ लीगल कोर्ट या स्टैच्यू के, ये फॉर्म नहीं करते। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जो यूनिवर्सल मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, जो ऑब्टेन किए जाते हैं या फिर जो कोई भी सिविलाइज सोसाइटी में लगते हैं, ठीक है, वो जो अप्लाई होते हैं उसको यहाँ पर जस्ट जेंशियम कह सकते हो आप। उसके बाद अगर हम बात करें जस्ट इंटरजेंटिस की, तो यहाँ पर इसका मतलब है लॉ बिटवीन द
पीपल, इसको कंसिडर किया जाता है वो एग्रीमेंट्स, वो ट्रीटीज जो कि दोनों कंट्रीज, बोथ कंट्रीज द्वारा जो है म्यूचुअली एक्सेप्टेड है, उसको जस्ट इंटर जेंटिस कहा जाता है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पहले का मतलब लॉ ऑफ नेशन है, दूसरे का मतलब लॉ बिटवीन द पीपल्स है। ठीक है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन दोनों को आप याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। वेरियस सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, क्या क्या सोर्सेज हैं, तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, इस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, बट यहाँ पर हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा आपको बता देंगे कि क्या क्या नाम है उनके, बाकी जो डिटेल है उसके लिए एक अलग वीडियो बना लेंगे डिटेल में, वहां पर हम समझेंगे वेरियस सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। वैसे ऐसा कुछ बहुत कुछ समझने का नहीं है, यहाँ पर देखिए ऐसे कस्टम हो गया जो चलते हुए आ रहा है, उसी को इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटीज वगैरह जो साइन होती हैं, जनरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं, लॉ रिकॉग्नाइज बाय सिविलाइज नेशन, मतलब हर नेशन जो कुछ लॉ है उनको रिकॉग्नाइज करता है, जैसे कि एक मैक्सिम है कि नो मैन शुड बी जज इन हिज ओन केस, ठीक है, खुद के केस में कोई भी जज नहीं रहेगा, राइट, क्योंकि वो ऑब्वियसली है अपने पक्ष में फैसला देगा, तो ये सारे नेशन इस चीज को मानते हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, तो वो सब जगह लागू होता है इसी तरीके से। देन डिसीजंस जो होते हैं, जुडिशियल आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल के ज्यूरिस्टिक वर्क हो गया, डिसीजन हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सब जो है वेरियस सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के अंदर आ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन हम बात करते हैं नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या है, तो इस पर ऑस्टिन का क्या व्यू है। ऑस्टिन बोलते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ ट्रू लॉ। अगर हम बात करें ऑस्टिन व्यू की, तो आपको मालूम होगा दो तरीके के स्कूल होते हैं, एनालिटिकल और हिस्टोरिकल। ऑस्टिन जो है इन्होंने फॉर्म किया था, इन्हीं का बनाया गया है, इन्हीं ने फाउंड किया था किसको, एनालिटिकल स्कूल को। ठीक है, तो ऑस्टिन का व्यू था इस पर कि इंटरनेशनल लॉ जो है एक ट्रू लॉ नहीं है। ऑस्टिन ने डिफाइन किया गया, अब ये डेफिनेशन काफी बार पूछी जाती है कि जॉन ऑस्टिन ने ये डेफिनेशन दी नहीं दी, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इन्होंने बोला कि इंटरनेशनल लॉ इज मेयरली अ पॉजिटिव मोरालिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑस्टिन ने कहा क्या, मेयरली अ पॉजिटिव मोरालिटी। तो चलिए समझते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम इंटरनेशनल लॉ इज नॉट ट्रू लॉ बट अ कोड ऑफ रूल। इनके हिसाब से क्या है, ये कोड ऑफ रूल है, कंडक्ट ऑफ मोरल फोर्स है, क्योंकि हर लॉ के पीछे क्या होता है, एक सुपीरियर फोर्स होती है, ठीक है, जिस जो लॉ को अप्लाई करती है ना, एक सॉवरेन अथॉरिटी होती है। बट इंटरनेशनल लॉ के केस में ऐसा नहीं है, देयर इज नो सच सुपीरियर अथॉरिटी, देयर इज नो सच सुपीरियर अथॉरिटी टू कमांड इंटरनेशनल लॉ। इसलिए इनका ऐसा व्यू है कि ये एक कैसा लॉ है, ये एक ट्रू लॉ नहीं है। इंटरनेशनल लॉ डज नॉट एंजॉय द सैंक्शन ऑफ एनी कोएर्सिव अथॉरिटी, है ही नहीं, ठीक है। एवरी लॉ हैज अ पनिशमेंट, अगर हम बात करें हर लॉ में आप देखते हो जितने भी आप डायरेक्ट पढ़ते हो पेनल्टी वगैरह दी होती है, बट एवरी लॉ हैज अ पनिशमेंट। बट जो वॉयलेटर जो है, अगर हम देखें जनरली अगर लॉ की बात करें नॉर्मल, तो कोई भी अगर वॉयलेट करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। स्टेट लॉ है जो बैक करता है बाय कोएर्सिव अथॉरिटी, जो उसको अप्लाई करती है, ठीक है। अगर आप मर्डर करोगे तो कोर्ट है और एक प्रॉपर सब चीजें हैं, जो अथॉरिटीज हैं, जो आपको जेल वगैरह होगी, केस वगैरह चलाया जाएगा। बट इंटरनेशनल लॉ हैज नो सच अथॉरिटी टू सैंक्शन इट एंड सो डज नॉट इन्वॉल्व एनी लीगल पनिशमेंट, कोई लीगल पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए इन्होंने इसलिए बोला कि कोई भी जो है इसका उल्लंघन आसानी से कर सकता है, राइट, क्योंकि ये नेशन के विल के ऊपर डिपेंड है कि उनको फॉलो करना नहीं करना। जैसे कि अभी आपने रिसेंटली में जो रशिया और जो उसका यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था, आपने देखा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने रशिया के ऊपर बस सैंक्शंस लगाए, इंपोर्ट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट वहां से नहीं करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे, इस तरीके के काफी कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह लगाए उन पर, ठीक है। चलिए, अब हॉलैंड ने भी यहाँ पर, हॉलैंड भैया ने भी कुछ कहा, अभी तो हमने देखा ऑस्टिन भैया ने क्या कहा, अब हॉलैंड भैया ने क्या कहा वो देखते हैं। इन्होंने बोला, इसको डिस्क्राइब किया एज अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। हॉलैंड भैया ने बोला, तो आपको ये याद रखना है कि इन्होंने, हॉलैंड ने बोला वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, जॉन ऑस्टिन ने बोला था कि मेरलिया पॉजिटिव मोरालिटी। चलिए आगे देखते हैं, अब हॉलैंड ने ऐसा क्यों बोला वैनिशिंग पॉइंट, तो इन्होंने क्या हुआ है, इन्होंने इंटरनेशनल लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस के उस रिलेशन में समझाया है, इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि ये जो है पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के। पैरेलल क्या होता है, जैसे कि ये और ये क्या हो गया, ये पैरेलल लाइन से एक दूसरे के, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने समझाया है बेसिकली, और हम इसका मतलब अगर समझे तो इन्होंने बोला कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना, कैन नॉट बी केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ लॉ मेनली, क्योंकि ये एनफोर्स नहीं किया जा सकता बाय अ सॉवरेन अथॉरिटी, बिकॉज इट इज नॉट एनफोर्स बाय अ सॉवरेन अथॉरिटी, ठीक है। नो सैंक्शन एग्जिस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ लॉ, सो जो रूल्स है इंटरनेशनल लॉ के इजीली वॉयलेट किए जा सकते हैं बिगर कोई पनिशमेंट के, लीगल एक्शन के, इसलिए इन्होंने बोला कि वैनिशिंग पॉइंट है ज्यूरिस्प्रूडेंस का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। So, on the basis of these controversy as an analytical, ये भी analytical jurist थे, तो हॉलैंड ने रिमार्क किया कि इंटरनेशनल लॉ जो है वेनिसिंग पॉइंट ऑफ
ज्यूरिस्प्रूडेंस है। उसके बाद बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। इंटरनेशनल लॉ की तो हमने काफी बात कर ली, तो आपको आइडिया आ गया होगा। हमने ट्रेडिशनल डेफिनेशन देखी, मॉडर्न डेफिनेशन देखी, इंटरनेशनल लॉ क्या है ना। बेसिकली इंटरनेशनल लॉ जो है प्राइमरी फोकस करता है स्टेट्स के बीच के रिलेशंस पर, ठीक है। अब म्युनिसिपल लॉ क्या होता है? म्युनिसिपल लॉ को आप इस तरीके से समझ सकते हो, इंटरनल लॉ ऑफ स्टेट, या फिर आप नेशनल या डोमेस्टिक लॉ भी कह सकते हो, ठीक है। अब कुछ थ्योरीज हैं, ठीक है, इनके बीच के जो रिलेशनशिप है जिसको बताती है इंटरनेशनल लॉ और स्टेट लॉ के बीच में। कुछ थ्योरीज है जो हम पढ़ने वाले हैं, मोनिस्टिक थ्योरी, ड्यूअलिज्म थ्योरी, स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी एंड डेलीगेशन थ्योरी। ये सारी ही थ्योरी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। चलिए, सबसे पहले अगर हम मोनिस्टिक थ्योरी की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू मोनिस्ट बिलीव, अब देखो मोनिस्टिक थ्योरी क्या होती है, ये बोलते हैं कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ एक ही, एक तरीके से, मतलब इंटरनेशनल लॉ को थोड़े ऊपर लेवल पे रखता है और बोलता है कि जो जो भी, ऐसे मान के चलो फॉर एग्जांपल कोई ट्रीटी होती है, ठीक है, ट्रीटी हुई, आपने उसमें रेटिफाई करते हैं, आपने देखा होगा ट्रीटीज वगैरह साइन होती है, ठीक है। तो वो जो इंटरनेशनल लॉ है वो क्या होगा, वही यहाँ पर अगर जो जज बैठा है इंडिया में कोर्ट में, वो उसके हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो मतलब जैसे कि अगर कोई अगर कुछ फैसला उन्होंने ऐसा दिया, कोई पर्सन है इंडियन का, कोई इंडियन सिटीजन है, वो उस बेसिस पर केस लगा सकता है कि इंटरनेशनल ट्रीटी जो है वो ये बोलती है, तो उस हिसाब से केस लगा सकता है। वैसे मोनेस्टिक थ्योरी जो अप्लाई नहीं होती है, फॉलो नहीं की जाती है, बट जनरली वो ये बोलता है, ठीक है। ये बोलता है कि ये ड्राइव होता है अल्टीमेटली फ्रॉम वन बेसिक नॉर्म। अब नॉर्म मतलब क्या होता है, तो जो रूल या स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से बोलता है कि ये एक ही है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, तो आगे आती है आपकी ड्यूअलिज्म थ्योरी। ड्यूअलिज्म थ्योरी क्या बोलती है? ड्यूअलिज्म थ्योरी अलग बोलती है कि दोनों अलग हैं, टू डिस्टिंक्ट, सेपरेट एंड सेल्फ कंटेन्ड लीगल सिस्टम, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ ये दोनों अलग है। बोलता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है ये तब तक इंटरनल लॉ नहीं, जो स्टेट का इंटरनल लॉ इसका पार्ट नहीं बन सकता जब तक उसको अडॉप्ट ना किया जाए बाय द इंटरनल लॉ ऑफ स्टेट, एंड अप्लाई ना किया जाए एज दैट ऑफ इंटरनल लॉ एंड नॉट एज देयर इंटरनेशनल लॉ। जो चीफ एक्सपोनेंट है, चीफ एक्सपोनेंट मतलब जो भी इसमें बिलीव करते हैं थ्योरी में, जो ट्रिपल हैं और एंजिलोटी हैं, इन्होंने कुछ पॉइंट आउट किए फॉलोइंग डिफरेंसेस, ठीक है, रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स, प्रिंसिपल, ओरिजिन, सोर्सेज, उन्होंने बताया कैसे डिफरेंट है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ड्यूअलिज्म थ्योरी बात करती है कि दोनों अलग हैं, और जो इंटरनेशनल लॉ तब तक अप्लाई नहीं हो सकता म्युनिसिपल लॉ में जब तक ये जो इंटरनल लॉ है ये स्पेसिफिकली अडॉप्ट ना कर ले, एक तरीके से ये बोलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट थ्योरी आपकी आती है स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी, जो कि आपको काफी सिमिलर लगेगी डुअलिज्म से। ये बात करती है कि इंटरनेशनल लॉ जो है ये डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है स्टेट लॉ पे, मतलब इंटरनेशनल लॉ जो है इंडिया पे डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर इन्फोर्स करना है म्युनिसिपल लॉ में, अगर इन्फोर्स करना है तो ये जरूरी होगा कि स्पेसिफिकली अडॉप्ट किया जाए वो म्युनिसिपल लॉ के अंदर। इंटरनेशनल लॉ जो है कैन बी अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ मुस्लिम लॉ ओनली एंड ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन म्युनिसिपल लॉ परमिट करे या अडॉप्ट करे स्पेसिफिकली, तभी इंटरनेशनल लॉ जो है अप्लाई होगा। आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट आपकी थ्योरी है ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी क्या बोलती है? द एक्सपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी कंटेंट दैट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अगर इंटरनेशनल लॉ को इन द फील्ड ऑफ म्युनिसिपल लॉ में अप्लाई होना है, तो जो रूल्स है इंटरनेशनल लॉ के उनको ट्रांसफॉर्म होना होगा। आपने देखा होगा जैसे कई ट्रीटी साइन करते हैं, कई कन्वेंशन होते हैं, ठीक है, तो जो भी ट्रीटी साइन करती है, तो अब इंडिया का लॉ है, इंडिया का अलग कल्चर है, तो उसके हिसाब से उन चीजों को, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज उनको ध्यान करते हुए यहाँ पर लॉ बनाया जाता है, ठीक है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी है कि अगर उनको अप्लाई होना है तो उनको कुछ ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, बट सेम वैसे के वैसे अप्लाई नहीं हो सकते। विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन दे कैन नॉट बी अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ मुस्लिम म्युनिसिपल लॉ। आई होप यहाँ पर आपको क्लियर होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल थ्योरी है, स्पेसिफिक अडॉप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, मोनेस्टिक। चलिए देन लास्ट आपकी जो थ्योरी है वो है डेलीगेशन थ्योरी। डेलीगेशन थ्योरी क्या बात करती है? ये जो क्रिटिक्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी के, ये नई थ्योरी डालते हैं, बोलते हैं डेलीगेशन थ्योरी। अब इसमें इन्होंने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है इंटरनेशनल लॉ का, ये परमिट करता है हर स्टेट को डिटरमाइन करने के लिए कि ये इंटरनेशनल ट्रीटीज जो है ये कैसे एप्लीकेबल होंगी इन द फील्ड ऑफ स्टेट लॉ। मतलब कुल मिलाकर अपने आप को ये इंटरनेशनल लॉ जो है ऊपर रखता है कि जो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है इंटरनेशनल लॉ को, ये परमिट करता है स्टेट को कि आप डिटरमाइन करो कि कैसे ये ट्रीटीज जो है आप पर एप्लीकेबल होंगी। तो जो रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर एंड सिस्टम प्रिवेल कर रहा है जो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग विद इट्स
कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपकी सारी थ्योरी थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हमने वेरियस सोर्सेज देखे, हमने दो मैक्सिम सॉर्ट ऑफ जो थे जस्ट जेनेटर्स वो सब देखे। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू कहाँ से बन सकते हैं ये सब मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको ऐसी वीडियोस और भी मिलती रहे।